देखिए, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर पार्ट टू करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बताएंगे सभी चीज़ों के बारे में। पहले हमने पढ़ा था इसी डायग्राम को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें सीपीयू, सिस्टम बसेज, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये चीज़ें इसका भाग थी। तो आज हम थोड़ा सा इसी को और ज़्यादा विस्तार में देखेंगे। एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स एरे, कंट्रोल यूनिट तथा मेमोरी के टाइप्स। मेमोरी के टाइप हैं रैम एंड रोम, और सिस्टम के बस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। माइक्रो प्रोसेसर एक अर्धचालक युक्ति है। इट इज़ द सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक द्वारा या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक द्वारा बने हुए होते हैं। यह विभिन्न प्रकार, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो विभिन्न प्रकार की गणितज्ञ तथा लॉजिकल क्रियाओं को कर सकने में सक्षम होता है। क्रियाओं को करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम बसेस के द्वारा ट्रांसमिट होता है प्रोग्राम एवं डेटा, और उसी पे वो प्रोसेसिंग करता है और वो आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले करता है। तो हमने माइक्रो प्रोसेसर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, दिस वन एएलयू। सेकंड है आपका रजिस्टर एरे, एंड दिस इज द कंट्रोल यूनिट। देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले आपकी आती है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट किस प्रकार की गणितीय और लॉजिकल गणनाएं कर सकता है, जैसे कि आपका एडिशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सऑर, और तो ये सब क्या है, ये सारी लॉजिकल, एक्सऑर और नॉट, दीज आर लॉजिकल यूनिट्स, लॉजिकल गणनाएं हैं। जबकि अरिथमेटिक गणनाएं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी आपकी प्योरली अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी गणनाएं होती हैं वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट संपन्न करता है। इसी और जो परिणाम होते हैं इनके, वो कहाँ स्टोर होंगे, फिर रजिस्टर्स में होंगे। इधर पे रजिस्टर्स क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है जो फास्ट मेमोरी है। दिस वन इज अ स्लो मेमोरी, रैम एंड रोम, बट दिस इज अ वेरी फास्ट मेमोरी, जो इसकी इंटरनल मेमोरी है माइक्रो प्रोसेसर की, रजिस्टर्स के रूप में, जो बाइनरी अंकों को स्टोर कर सकती है। दिस इज अ वेरी फास्ट मेमोरी, क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। फिर सेकंड, रजिस्टर्स एरो को हम इस प्रकार कह सकते हैं, यह माइक्रो प्रोसेसर की एक आंतरिक मेमोरी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स का प्रयोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ रजिस्टर प्रयोगकर्ता उपयुक्त अनुदेश देकर प्रयोग कर सकता है। तो ये तो बात हुई रजिस्टर्स की। अब बात आती है कंट्रोल यूनिट की, दिस वन। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करती है। जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। समस्त जो आपके कंट्रोल सिग्नल जनरेशन का काम है वो किसके पास है? कंट्रोल यूनिट के पास है। और जितना भी समन्वय करवाएगा वो मेमोरी, इनपुट आउटपुट में कौन करवाएगा? कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा कंट्रोल यूनिट करवाएगा, और सिस्टम बसेस। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले समस्त अनुदेशों के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध करता है।
यह इकाई माइक्रोप्रोसेसर एवं मेमोरी के मध्य ट्रांसमिशन के समय आवश्यक नियंत्रण सिग्नल उपलब्ध कराती है। इसलिए इस यूनिट को माइक्रोप्रोसेसर का ब्रेन भी कहा जाता है। दिस वन ब्रेन ऑफ द, इस टोटल यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जितनी भी समस्त गणनाएं हो रही हैं वो सब इसी पार्ट में हो रही हैं। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेमोरी के संदर्भ में। दिस वन, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी जनरली अगर हम मोटे तौर पे देखें तो रैम और रोम होती है। तो व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ रोम? रैम तो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जबकि रोम होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके पूर्व में ही कंप्यूटर में संग्रहित होके आती हैं, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जबकि रैम में आप खुद अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं या अपलोड या लोड करते हैं। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी सिर्फ रीड की जा सकती है, इसीलिए इसका नाम दिया है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो पूर्व में ही जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शंस फीड किए जाते हैं। इनको हम ना तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसी प्रकार रैम में रीड और राइट दोनों हो सकता है, रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जबकि रोम में क्या होगा? ओनली रीड, नॉट राइट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए कहा जाता है रैम इज़ अ वॉलेटाइल। ये जब तक पावर इसे मिलती है रैम को, जब तक ही इसमें डेटा रहता है। जबकि रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, चाहे पावर जाने के उपरांत भी। देखिए, इसको हम इस प्रकार कहा जा सकता है, रोम में प्रोग्राम संग्रहित किए गए होते हैं जिन्हें साधारण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उपस्थित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। सभी मॉनिटर प्रोग्रामों को रोम में संग्रहित किया जाता है। जबकि रैम में क्या है? रैम में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यह प्रयोगकर्ता के लिए होती है, यूज़र इसको यूज़ करता है। इसका कार्य प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करना होता है। रैम में संग्रहित किए गए प्रोग्रामों को सरलता से पढ़ा व परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह तो बात हुई आपकी मेमोरी की। अब आखिरी चीज़ बच गई है सिस्टम बसेस। व्हाट इज सिस्टम बस? सिस्टम बस क्या चीज़ होती है? देखिए, सिस्टम बस, व्हाट इज सिस्टम बस? देखिए, अब आप बात करते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार है, माइक्रो प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट युक्तियों के मध्य संचारण पथ को सिस्टम बस कहते हैं। इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन दीज टू पेरिफेरल्स एंड दिस वन। तो ये आपस में कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है सिस्टम बस। सिस्टम बस एक प्रकार के तारों का एक समूह है जो बिट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। एक समय में एक ही पेरिफेरल युक्ति से बस कम्युनिकेट कर सकती है। देखिए, जब भी सिस्टम बस कम्युनिकेट करेगी तो एक समय में एक ही पेरिफेरल से कम्युनिकेट, या तो इनपुट से करेगी और इनके मध्य करेगी, या फिर आउटपुट और सीपीयू के बीच में करेगी, अन्यथा मेमोरी और इनके बीच में करेगी। तो एक समय में एक ही जगह कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाएगी सिस्टम बस।
सिस्टम बस का मुख्य कार्य माइक्रो प्रोसेसर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा आवश्यकता अनुसार समस्त युक्तियों को पर्याप्त डेटा उपलब्ध कराना है। तो ये तो हुई इसकी सिस्टम बस की परिभाषा। और हमने सभी के बारे में जाना, हमने सीपीयू के बारे में जाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जाना, सिस्टम बस के बारे में जाना, मेमोरी के बारे में जाना और इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बारे में जाना। तो इसी के साथ यह टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर ख़त्म करता हूँ। दिस वन हमारा सब्जेक्ट है CS 210 माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। This is part 2 of the organization of a microcomputer. Thank you very much. I am Ashish Kumar Mamodania from GPC Rajsamand. अब अपलोड करना है। हाँ।